सन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर चारधाम आने का दिया न्योता। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी की मुलाकात। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण। 42 हेक्टेयर पर पार्क का 300 हेक्टेयर पर जू है प्रस्तावित। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को, उत्तराखंड कार्यकर्ता मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअल माध्यम से। कई जगहों पर होगी गोष्ठी, वरिष्ठ नेताओं का होगा सम्मान। जोशीमठ में संघर्ष समिति का 90वें दिन का धरना प्रदर्शन जारी। पीड़ित परिवारों ने एनटीपीसी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ का 2 दिन तक रह सकता है असर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न बाह्य सहायतित परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता योजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश, लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री के साथ लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और पीएम का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पहले स्थान पर रहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रदान की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी विश्व नेताओं की यह 76% अप्रूवल रेटिंग दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक और चाहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का परचम समूचे विश्व में लहरा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में निवेशक सम्मेलन होगा। अक्टूबर-नवंबर में सम्मेलन प्रस्तावित है। सम्मेलन का नोडल अधिकारी सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया है। रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस रहेगा। सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी फोकस होगा। पर्यटन, आईडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में निवेश प्रोत्साहित करेंगे। उत्तराखंड में निवेश के लिए इच्छुक और समर्पित निवेशकों के साथ MOU सरकार करेगी। देश और विदेश में रोड शो के माध्यम से उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपी की तर्ज पर बड़ा निवेश सम्मेलन करने की तैयारी में सरकार है। उत्तराखंड में पहला निवेश सम्मेलन अक्टूबर 2018 में हुआ था। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्यवाही गतिमान है। प्रथम चरण में बायोडायवर्सिटी का कार्य पूरा होने के पश्चात 300 हेक्टेयर में जू प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के टाइगर, लेपर्ड सहित अन्य प्रजातियों के जानवर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर हल्द्वानी में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सरकार का लक्ष्य है, जिसे जल्द मुहूर्त रूप दिया जाएगा। चालीस
या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहाँ से भी होगी हम उसको लाने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। हर सोमवार को देहरादून जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस की शिकायतों के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम किया जाता है। आज भी जिलाधिकारी सोनिका द्वारा जनसुनवाई की गई। उन्होंने बताया कि आज कुल 96 मामले आए। ज्यादातर मामले घरेलू हिंसा, आपसी विवाद और जमीन से संबंधित थे। उन्होंने बताया कि एक महिला पिछली बार जनसुनवाई में आई थी तो उसने बताया था कि उसका 2 साल का बच्चा ससुराल पक्ष में रख लिया है और उसको नहीं दे रहे, क्योंकि मामला मुजफ्फरनगर से संबंधित था, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा पत्राचार किया गया और आज उस महिला को उसका बच्चा वापस दिलाया गया। करीबन 96 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, जिसमें कि कुछ आपसी विवादों की थी, कुछ बिजली पानी, स्कूल्स की भी कुछ 2-4 कंप्लेंट्स थी आज। और इसके अलावा कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं के इश्यूज जो होते हैं अपने घर में, ससुराल में, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आए थे। लक्सर के बसेड़ी मार्ग पर स्थित आर्य समाज मंदिर में 88वां 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सामाजिक स्तर के वैदिक विद्वान भी मौके पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान समारोह कार्यक्रम के प्रमुख संचालक राहुल अग्रवाल ने बताया कि आजादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर मध्यकाल में महिला सम्मान और दहेज प्रथा को लेकर जो भी कुरीतियां चुनौती बनकर सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन शैली के समक्ष आई हैं, आर्य समाज द्वारा उन्हें प्रबलता के साथ निरंतर दूर करने का प्रयास किया गया है और आर्य समाज द्वारा समाज को नई चेतना के साथ नई दिशा भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन और ग्लोबलाइजेशन जैसे विषय में भी आर्य समाज द्वारा अपनी अग्रसर भूमिका निभाई गई है। इसके अलावा नशा उन्मूलन पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में आर्य समाज हमेशा अग्रणी रहा है। इस दौरान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आमंत्रण पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मौके पर विराजमान तमाम दिग्गज महानुभावों को बतौर वाचक बनकर आर्य समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का बखान किया गया। आजादी के आंदोलन में भाग लेने से लेकर और मध्यकाल में जो बहुत सारी कुरीतियां आई, चाहे वो महिला सम्मान हो, उस समय दहेज प्रथा का बहुत रहा, उस समय सती प्रथा जैसी बहुत कुरीति रही, उसे दूर करने का प्रयास रहा हो, या समाज में अनेक जो कुरीतियां आई उन्हें दूर करके आर्य समाज ने सदैव जो है समाज को नई चेतना और नई दिशा प्रदान की है। में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर राहुल गांधी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय भाजपा सरकार कर रही है, जो असहनीय है। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी गुजरात की कोर्ट में अपनी अपील दायर करने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी टीवी पर भाजपा के लोगों की लंबी लंबी जुबानें निकली हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस के लिए यह भी एक ऐसा पल है जो कि भाजपा वाले राहुल गांधी को अहमियत नहीं देते थे, वो आज राहुल गांधी को बाप समझ रहे हैं, जो बड़ा स्पष्ट संदेश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी आ रहे हैं और राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा अत्याचार भाजपा सरकार कर रही है। अब ये सहनीय नहीं है। लोगों में बड़ी सिंपैथी बन रही है, भाजपा बौखला रही है। आज राहुल जी सूरत जा रहे हैं गुजरात की कोर्ट में अपनी अपील दायर करने के लिए। उसके लिए भी टेलीविजनों पर भाजपा के लोगों की इतनी लंबी जीभ निकली हुई है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमारे लिए, कांग्रेस के लिए ये भी एक ऐसा पल है जो भाजपा वाले राहुल गांधी को अहमियत नहीं देते थे, वो भाजपा वाले राहुल गांधी को आज बाप समझ रहे हैं और बड़ा स्पष्ट संदेश है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते 2024 के चुनाव में मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ बहुत भारी अत्याचार हुआ है। इस प्रकार का अत्याचार आज तक हिंदुस्तान में तो क्या विदेशों में भी कहीं नहीं हुआ। एक आदमी
अपनी बात कहने के लिए जाता है और उसको मना कर दिया जाता है। और जो देश का पूरे सब जितने राष्ट्र हैं सबका जाना माना चेहरा राहुल गांधी है। जाना माना चेहरे के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना ये बड़ी भद्दी बात है। अगर मैं ही यहाँ से कह दूँ भाई तुम बाहर चले जाओ दफ्तर से, तो बहुत गंदी बात है। ये अच्छी बात नहीं है। पूरा राष्ट्र जो है राहुल गांधी के पीछे लगा हुआ है। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ के तहसील प्रांगण में 90 दिन से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के तहसील प्रांगण में आए दिन सैकड़ों की तादाद में जोशीमठ नगर के पीड़ित परिवार पहुंच रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। पीड़ित परिवार एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोशीमठ की बर्बादी का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। जब तक एनटीपीसी को जोशीमठ से बाहर नहीं किया जाता तब तक वे लोग इसी तरह से आए दिन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों का कहना है कि अगर जल्द सरकार उनकी सारी मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले दिनों में फिर एक बार वे लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे जोशीमठ में धरना पे बैठ सके हम लोग यहाँ पे। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हुई तब तक हम हटने वाले नहीं है। तब तक हम धरना पर रहेंगे और आगे तक हमारी लड़ाई रहेगी। हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, जो है कि हमें अब तो हमारे आंसू भी मतलब सूख चुके हैं और हम यहाँ बैठे बैठे हमारे कोई सरकार सुनाई नहीं आ रही। हमको ये भी नहीं लग रहा कि हमें कहीं मिलेगा, हम अपने जीवन गृहस्थ वहाँ कर सकेंगे, वहाँ रह पाएंगे हम। जो है कि हमें इतना और एनटीपीसी कारण यू पूरी जमीन तसने स्वेगी अड्डियों खण बाउत ना एनटीपीसी ना सरकार भी तबारे तना जवारते ने पूरा नुकसान वे तबारते ने सरकार समझे कि एनटीपीसी कारण नुकसान तो एनटीपीसी का कारण वे सरकार भी के बे सकन जो तो शुरू में बनी छे ते के कारण हमारा नुकसान भी हुए। आंदोलन का 90वां दिन मतलब 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से यहाँ पर तहसील प्रांगण में धरना चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों की उपस्थिति जो है 100-200 लोग लगातार उस धरने पर बैठने आते हैं। तो ये जो है आपदा प्रभावित हैं और इस बात को लेकर के धरने पर है कि पूरे जोशीमठ को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए। जोशीमठ के जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करते हुए मुआवजा दिया जाए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यूकेपीएससी और यूपीएसएसएससी की 6 अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं को भर्ती घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। सरकार ने अपने आश्वासन के अनुरूप हाईकोर्ट में पत्र दाखिल किया, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए भर्ती घोटाले की जांच से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि धामी सरकार के भ्रष्टाचार का दायरा काफी बड़ा है, जिस कारण हाईकोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। करारे तमाचे के तरह देखती हूँ धामी सरकार के मुंह पर, इसलिए क्योंकि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और बनकर लौटे दूबे वाला हाल हो गया है कि आप किस तरह से पूरी जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए उत्तराखंड की जनता हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, बेरोजगार संघ हो, तमाम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग करी यहाँ पर भर्ती घोटालों को देखते हुए। लेकिन आपने उसमें से सूटेबिलिटी की राजनीति करते हुए केवल और केवल हाईकोर्ट की निगरानी वाली बात उठा दी और सीबीआई जांच वाली बात आपने एक तरफ कर दी। देखिए, सरकार की तरफ से पत्र गया था और ये कहा था कि सिटिंग जज की तरफ से यदि कोई जांच होती है तो हमने प्रस्ताव भेजा था। अब यदि उन्होंने इनकार किया है तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो हमारी एसआईटी की जांच जिस प्रकार से चल रही है, हालांकि उस समय भी माननीय न्यायालय ने कहा था कि सही दिशा में ये जांच चल रही है, तो उसी तरह से अभी भी जांच चलेगी।
बीते रोज हुई बस दुर्घटना पर परिवहन मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से परिवहन मंत्री ने उनका हालचाल जाना। मीडिया से मुखातिब परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रोडवेज के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और साथ ही जो ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि 12 घायलों को बीते रोज रिसीव कर लिया गया है, जबकि 2 गंभीर घायलों का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया कि अन्य घायलों को दून अस्पताल में उच्च स्तर का उपचार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 मृतकों को 4 लाख की धनराशि देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और इसके साथ ही घायलों को भी तय धनराशि भी दी जा रही है। मसूरी में जो हमारी रोडवेज की अनुबंधित बस है उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है। कोटद्वार में कुछ दिनों पूर्व में दुग्गड़ा से घर से स्कूल निकली एक नाबालिग छात्रा लापता हुई। छात्रा के लापता होने के बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस छात्रा को तलाश करने में जुट गई है। आपको बता दें कि 15 मार्च को दुग्गड़ा क्षेत्र के सलानी गांव की एक नाबालिग छात्रा अपने भाई के साथ स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन छात्रा बीच रास्ते से ही लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से लापता हुई नाबालिग छात्रा को ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन नाबालिग छात्रा को ढूंढने में जुट गया है, लेकिन अभी तक पुलिस छात्रा को ढूंढ नहीं पाई है। बताया जा रहा है कि छात्रा इससे पहले भी 2 बार लापता हुई थी, जिससे पिछली बार दिल्ली से बरामद किया गया। मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी अपने भाई के साथ, तो स्कूल में जा कर के वो रास्ते से कहीं चली गई। अब जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये बात आई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो इमीडिएट उसमें मुकदमा, क्योंकि नाबालिग बच्ची थी और जैसा परिजनों ने बताया इससे पहले भी 1-2 बार चली गई थी, ऐसे 1-2 दिन बाद वापस आ गई। एक बार उसको कहीं बाहर से टीम भेज के बुलाना उसको लाया गया। अब इसमें मेन ड्रॉबैक ये रहा कि पहले के 5-7 दिन तक लगातार उसके जो छोटा भाई है और परिजन है वो एग्जैक्ट चीज़ हमको नहीं बता पाए। हमारी टीम प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं काम कर पाई। जैसे भाई का कहना था कि वो स्कूल तक गई थी, स्कूल के गेट से वापस आई, उसके रोड से स्कूल के बीच में करीब 1-1.5 किलोमीटर का। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। फिर बात अगर महिलाओं की करें तो फिर महिला गृहिणी हो या कामकाजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हुनर है तो सामने आएगा ही। ऐसा ही कुछ हल्द्वानी में आयोजित रामलीला के मंचन में देखने को मिला, जहां चैत्र मास में रामायण का आयोजन पुनर्वा महिला समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें रामायण से जुड़े सभी पात्रों का स्थानीय महिलाएं मंचन कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने उत्थान मंच हल्द्वानी में महिलाओं द्वारा की जा रही रामलीला का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि मातृशक्ति द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें रामचरितमानस के सभी किरदारों को महिलाएं निभा रही हैं, जो मातृशक्ति के आत्मबल और प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जिसके चलते भगवान राम और उनसे जुड़े किरदारों का जीवंत अभिनय कर समाज को एक नया संदेश दे रही हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंतर्गत मेरी मातृशक्ति ने आज इतिहास रच दिया है। आज से मातृशक्ति रामलीला प्रारंभ कर रही है। स्वयं हर पात्र का मंचन वही करेंगे, मातृशक्ति ही होंगी। मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी लड़कियां, हमारी पुत्रियां रामचरितमानस का मंचन कर रही हैं, रामलीला कर रही हैं। इससे पहले मेरे गढ़वाल मंडल में मेरी बहनों ने रामलीला का मंचन किया है। तो मातृशक्ति द्वारा इतना ज़बरदस्त कदम उठाया गया है, ये समाज के लिए भी एक उदाहरण है। अच्छा लग रहा है। दरअसल ये मंचन करीब 1.5 महीने से चल रहा है और उससे पहले यहाँ पर पहले ऑडिशंस हुए थे, सारे किरदारों के ऑडिशंस हुए थे, तो हमने ऑडिशंस दिए थे पहले, तो उसके बाद ही हमारा जो है किरदार ऑडिशंस के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि किसे क्या बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमें एक नया अनुभव मिल रहा है और श्री प्रभु राम के किरदार में उसको मैं कर पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, वही कोशिश जारी है। और आशा है कि सभी लोगों को ये जो रामलीला है महिलाओं की वो पसंद आए। और बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों तक ये सुझाव दे सकें कि देखिए कि कलयुग में भी, आज के समय में भी हम लोग महिलाएं किसी से भी कम नहीं हैं, वो कुछ भी कार्य कर सकती हैं और जिसमें बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया है और सभी महिलाएं बहुत जोश के साथ बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभा।
वहीं उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो है जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही, पर उतनी ज़्यादा नहीं। तो चली जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मुलाकात कर 4 धाम आने का दिया न्यौता, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी की मुलाकात। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट का हल्द्वानी दौरा, प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण, 42 हेक्टेयर पर पार्क और 300 हेक्टेयर पर जू है प्रस्तावित। बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को, उत्तराखंड कार्यकर्ता मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअल माध्यम से, कई जगहों पर होगी गोष्ठी, वरिष्ठ नेताओं का होगा सम्मान। जोशीमठ में संघर्ष समिति का 90वें दिन का धरना प्रदर्शन जारी, पीड़ित परिवारों ने एनटीपीसी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का अनुमान, पश्चिमी विक्षोभ का 2 दिन तक रह सकता है असर। इसी के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।